मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाश्ता वाश्ता या तो हो रहा है या तो हो चुका होगा। जिन्होंने किसी की तैयारी हो रही होगी, कोई नाश्ता बना रहा होगा, कोई नाश्ता कर रहा होगा। जिसने नाश्ता कर लिया उसने बहुत अच्छा काम किया कि आपने एक अर्ली स्टार्ट किया। अच्छा, हम ये कहते हैं हमने खाना खा लिया, हम ये क्यों कहते हैं हमने नाश्ता कर लिया, हमने नाश्ता खा क्यों नहीं लिया? जस्ट थॉट, जब आपने बोला तो ऐसे माइंड में आता है कि बाजू का काफी सारी चीजें होती है दिन भर इस्तेमाल करते हैं, वी डोंट नो कि इसको कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। सिंपल है ना, डिनर कर लिया, ये तो नहीं कहेंगे डिनर खा लिया। डिनर अंग्रेजी का लफ्ज है ना। यस। अब रात के खाने के रात का खाना खा लिया, खाना खा लिया। नाश्ता उर्दू का लफ्ज है, नाश्ता कर लिया। हाँ, बात तो आपकी सही है। I mean, just a thought, सुबह सुबह मेरे माइंड में एक लगता है नाश्ता करके आई हैं। नहीं, मैंने नहीं किया ना। फिर भी दिमाग चल रहा है। हाँ, तो मैं नाश्ता खाना चाहती हूँ इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद। फाइन, आप ओके, क्या खाना चाहेंगी आज? मैं क्या खाना चाहूंगी? नाश्ता तो देसी होना चाहिए, अंडा पराठा हो, कोई निहारी हो, कोई पाए हो। ख्वाहिशात का क्या है, कर लीजिए, ऐसी बात किसी ने रोका थोड़ी है आपको। हो सकता है पूरी हो जाएंगी, नेवर नो। अब भी यहाँ से बाहर निकलूंगी, किसी ने आगे कह देना है नहीं नहीं मोटी हो जाओगी, सुबह ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, आप वहीं पे फिर यू नो। अच्छा, इससे मुझे कहानी भी याद आई। आपने कहा ना कि मैं निकलूंगी, मुझे कोई भी कुछ भी कह देगा, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, साथ साथ आपसे डिस्कस भी करते हैं। बिल्कुल। सबीन, एक शख्स था, हाँ। उसने एक नई दुकान खोली मछली की, और उसने एक बोर्ड तैयार करवाया। उस बोर्ड पे उसने लिखवाया कि यहाँ मीठे पानी की ताज़ा मछली फरोख्त होती है। ठीक है, यहाँ मीठे पानी की ताज़ा मछली फरोख्त होती है। अच्छा, उसने कुछ दोस्तों को बुलाया कि बहुत भारी भरकम बोर्ड है, जरा इसको फिक्स करते हैं। दोस्तों ने वो बोर्ड पढ़ा। अब वो कोई 4 5 6 दोस्त थे, तो एक ने कहा कि क्या आपकी कोई ब्रांच भी है? उसने कहा नहीं, ब्रांच तो कोई नहीं है। उसने कहा पर इस पूरे जुमले में जो लफ्ज यहाँ है ये इजाफी है, तो इसको काट दें। अब क्या रह गया? मीठे पानी की ताज़ा मछली फरोख्त होती है, यहाँ कट गया। दूसरे दोस्त ने कहा क्या यहाँ पे कहीं खारे पानी की मछली भी फरोख्त होती है? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर ये मीठे पानी का लफ्ज भी इजाफी है। अब क्या रह गया? मछली फरोख्त होती है। उसने कहा ताज़ा मछली फरोख्त होती है। उसने कहा क्या बासी मछली भी? एक और दोस्त ने कहा क्या बासी मछली भी बेचोगे? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर लफ्ज ताज़ा भी इजाफी है, अब रह गया मछली फरोख्त होती है। उसने कहा मछली के अलावा भी कुछ फरोख्त करोगे? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर तो मछली भी इजाफी हुआ, रह गया फरोख्त होती है। उसने कहा क्या कुछ और भी बेचोगे या इस तरह? और दोस्तों ने ना मशवरा देना शुरू कर दिया। करते करते तय ये हुआ कि बोर्ड ही इजाफी है। जुमला तो इजाफी था ही था, बोर्ड भी इजाफी है, तो ये बोर्ड नहीं लगा। कहने का मकसद ये है कि जब आपके आसपास आप लोगों से मशवरा लेंगे तो कोई एक मशवरा देगा, कोई दूसरा मशवरा देगा, कोई एक बात करेगा, कोई दूसरी बात करेगा, और करते करते होगा ये कि फिर कुछ नहीं बचेगा। तो आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, अपने दिल की सुने, जो लगता है आपको कि ये बेहतर है वो कीजिए, और काम करने में परफेक्शन ढूंढिए, करने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, आसपास के जो लोग हैं वो कहेंगे, कहते रहेंगे, सुन लीजिए, इतना ज़हन पे तारी ना कीजिए। आपने भी जब देखे शुएब, हमने भी जब गोल कोई सेट किया होता है तो उसमें हम भी अक्सर यही सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, और मशवरे देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ये हम सबको पता है कि जब हम कुछ भी शुरू करते हैं तो मशवरे देने, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ये आपको लॉस हो सकता है, इस तरह से आपका इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा ये तो आपके करने की चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले लोग होंगे आपके इर्द गिर्द, लेकिन आपको इनकरेज करने वाले बहुत कम लोग होंगे आपके इर्द गिर्द। आपको बकअप करने वाले लोग बहुत कम होंगे जो आपको सपोर्ट करें, आपको हौसला दें। तो ऐसे में क्या है, तो वो जो तमाम लोग हैं जो कि आपको मशवरे दे रहे होंगे, सुने सबकी, करें अपनी, एक कान से सुने दूसरे से निकालें अगर आपको वो बात ठीक नहीं लग रही। तो जो आपको लग रहा है, इंसान की जो वाइब होती है ना, आपको अल्लाह ने सलाहियतों से नवाजा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो आपकी सिक्स सेंस होती है, वो आपकी गट आपको कहीं ना कहीं बता रही होती है कि अच्छा ये ठीक है और ये गलत है। सो आपने क्या करना है, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, हमारी तरह बिल्कुल, और आपने सिर्फ और सिर्फ वो करना है जो आपका दिल करे और जो आपको ठीक लगे। यानी बुनियादी बात ये हुई जो जिससे गुफ्तगू का आगाज हुआ था कि सबीन आप जो मर्जी खाएं, कोई मसला नहीं है। ओके, क्योंकि वहां से कहानी का आगाज हुआ था। मुझे इतना इनकरेज करने का बहुत बहुत मैंने पूरा माहौल बनाया आपको इनकरेज करने का। इफ यू वांट टू ईट निहारी, प्लीज गो एंड ईट इट। आज मेरा ख्याल है सारी निहारियां मैंने खानी, जितने ढाबों पे लगी हैं। इट्स योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस, एंड देन obviously I have to take care of my health as well. आपकी मर्जी है ना, आप करना चाहती हैं, करना चाहती हैं कर लीजिएगा, नहीं करना ना कीजिएगा, वॉक करनी है कर लीजिएगा, नहीं करना कीजिएगा।
मेरे जुमला मेरे को है ना। सबीर इज लाइक दिस ना, करना है कर ले, नहीं करना ना करें, करें। वॉक करना चाहते हैं कर ले, आपकी नहीं मर्जी। करना ना करें, कंप्लीटली अप टू यू, दैट्स हाउ शी सेज एक्चुअली, बट दैट्स फाइन, आपकी वाकई मर्जी होती है, इट्स योर लाइफ, तो आप उस पर कमांड हासिल करें। Exactly. अच्छा, बड़ी हमने बातें कर ली, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज प्रोग्राम में क्या कुछ होने वाला है। प्रोग्राम में बड़े जबरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन आज करेंगे। सुना पहाड़ों की बातें होने वाली हैं। हमारे साथ जो है माउंटेनियर, हमारे पास जो माउंटेन क्लाइंबर, रॉक क्लाइंबर, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। और अक्सर हम, अब तो खैर मुझे लगता है बड़ी आम सी बात होगी, अब ये कहना भी बड़ा अजीब लगता है कि अच्छा जी ये खातून हमारे साथ मौजूद है जो कि कोपैमा है, लेकिन नहीं, अब मतलब हमारे साथ कोपैमा मौजूद है और ये वो चेंज है जिसका हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ सबीन, पहाड़ों की आपने बात की, तो पहाड़ों में रहने वाले लोग जिस तरह हम देखते हैं कि बड़े ही काबिल होते हैं, वैसे तो हर जगह के लोग काबिल होते हैं, लेकिन जब मैं पहाड़ों की बात करता हूं, मोर रेजिलिएंट आई मस्ट से होते हैं ना काफ़ी। हाँ, अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, अगर अपनी बात करें, हमारा रुख होता है पहाड़ों की तरफ, लेकिन आज हम सवाल करेंगे जो पहाड़ों पे रहते हैं उनका रुख किस तरफ को होता है, उनका ध्यान किस तरफ को होता है, पहाड़ों के अलावा किस तरफ को ध्यान होता है। तो ऐसे ही एक ज़बरदस्त लिखारी मुसन्निफ आज वो हमारे साथ मौजूद होंगी। तो उनका ताल्लुक तिब के शोबे से है, लेकिन एट द सेम टाइम ज़बरदस्त लिखारी हैं, बहुत सी किताबें तसनीफ़ कर चुके हैं। तो आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और उनकी खिदमात के एतराफ़ में ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, बल्कि हम देख रहे हैं कि बाकी जगहों पर भी बहुत ज़्यादा उनको पज़ीराई मिली है और उनको नॉमिनेट किया जाता रहा है माजी में भी। तो उनसे मुलाकात और करेंगे। आज जो आपने खाने पीने की बातें की तो हम कैसे भूल सकते हैं, तो आज जो खाने पीने की बातें करके कमाते हैं एग्जैक्टली जिनको खाने पीने का फायदा होता है, वो वाहिद ये एक फील्ड हमें नजर आती है। और इसमें ये जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं, फूड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये मेरे वाहिद लोग होते हैं जिनको बेसिकली जो है ना पैसे मिलते हैं खाना खाने के। आए जी हम आपका पैसे दे के नहीं खाते, बल्कि आप पैसे लेकर खाते हैं वहाँ पर जाकर। तो आज ही फूड ब्लॉगिंग जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। अब पता नहीं ब्लॉगिंग होती है, व्लॉगिंग होती है, जो व्लॉगिंग कह लें बिकॉज़ वो वीडियो कंटेंट होता है। वीडियो कंटेंट होता है, एग्जैक्टली। कह देते हैं हाँ, अगर सो लेट्स सी कि आज हम कैसे बताते हैं। तो आप लोग भी घर बैठे खाने पीने का आपको शौक है, आप खाने के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज जरा हम उनसे पूछेंगे कि आप घर बैठकर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और वो खुद कितना एंजॉय करते हैं, उनकी जर्नी पे भी आज हम डिस्कशन। बिल्कुल। तो ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मेहमानों से मुलाकात कराएंगे। रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अब आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन अंजुम साहब से। अदीब भी हैं, मुसन्निफ़ हैं, कॉलम नवीस हैं, माउंटेनियरिंग कर चुके हैं, लेक्चर्स दे चुके हैं तिब के शोबे में। 33 ईयर्स, अ लॉन्ग जर्नी, आई मस्ट से दैट। ज़बरदस्त इनका काम रहा। कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा काम इनका रहा। प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए इनको नामजद भी किया गया। और ऑब्वियसली अगर ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी। और जो हम पहाड़ों की बात कर रहे थे, उनसे भी बड़ा लगाव है इनको। पहाड़ों से भी लगाव है, लेकिन सिर्फ पहाड़ों से नहीं। मैं इनकी कुछ किताबें देख रहा था कि वो जो किताबें उन्होंने लिखी हैं वो ठीक है, वहाँ के माहौल से मुतालिक ज़रूर है, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट हम देखते हैं कि पूरे आपके ना खित्ते में हो रहा होता है। जैसे दरियाए सिंध से मुतालिक, दरियाए सिंध की आप बीती में, वो इनकी किताब, कुछ और किताबें भी हैं इनकी। 8 किताबें तसनीफ़ कर चुके हैं, 3 मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, कुछ और किताबें लिख भी रहे हैं। तो आजकल क्या रूटीन चल रही है, और तिब और अदब, ये 2 अलग अलग शोबे, इसको बैलेंस कैसे उन्होंने रखा, आज उनसे हम मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, ठंड से घबरा के तो नहीं इस तरफ का रुख किया, चूंकि ज़रा स्कर्दू में ज़रा ठंड ज़्यादा है? नहीं, स्कर्दू के लोग दिसंबर जनवरी में आते हैं ठंड से घबरा के, लेकिन मैं उस हवाले से नहीं आया। ओके। वैसे किसी काम से आए थे जी। आजकल क्या मसरूफियात है? मैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ और इल्मी अदबी एक्टिविटीज़ हैं, और जस्ट मेरी रिटायरमेंट हुई है, तो दोस्तों से मुलाकात, घूमना फिरना वगैरह। सर, तिब के शोबे में 33 साल, माशाल्लाह बड़ा टाइम है ये ओवरऑल। कोई इसको दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करेंगे? क्या देखा, किस तरह से आपकी ये जर्नी रही थी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1990 में गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ सर्विस ज्वाइन की। उस वक्त मैं पॉली क्लिनिक में काम कर रहा था और मैं यहाँ की जॉब छोड़कर अपने इलाके को सर्व करने के लिए गया था, और बेशुमार फील्ड में भी, देहाती इलाकों में भी काम किया और शहर के हॉस्पिटल में। और आई एम वन ऑफ द पायनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट। वहाँ के लोकल पहले लोग नहीं थे, पाकिस्तान आर्मी सर्विसेज देती थी, तो मैं वन ऑफ द पायनियर्स मेडिसन में। मैंने मेडिसन का शोबा एज ए लोकल स्टार्ट किया,
और मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो वहाँ सांस और छाती की सीने के अमराज बहुत ज़्यादा हैं। उस हवाले से भी बड़ा काम रहा है, स्पेशली टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में मेरा बहुत ज़्यादा काम रहा। एंड देन इन कोविड एज वेल? जी, फिर मैंने पब्लिक हेल्थ में भी फिर मास्टर्स किया था। तो कोविड में आई वाज अपॉइंटेड सडनली एज ए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर स्कर्दू। कोविड से जस्ट 2 माह पहले, पता नहीं, तो वो दिसंबर जनवरी का वक्त था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब चाइना में कोविड का अटैक हुआ, उस वक्त हमने, चूँकि हमारे गिलगित-बल्तिस्तान के लोग चाइना बहुत आते हैं और जाते हैं, तो लाइन लिस्टिंग शुरू की चीन से आने वाले स्टूडेंट्स और कारोबारी लोग, जस्ट अपने इंटरेस्ट पे कि कितने लोग आ रहे हैं, और हमने उनको फॉलो अप करना शुरू कर दिया। और ये तो पाकिस्तान में बहुत देर से आया, लेकिन हम स्कर्दू वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हम दिसंबर 2019 में हम ये इनकी लाइन लिस्टिंग शुरू कर चुके थे डेटा। जी, क्योंकि यहाँ पे तो पहला केस इफ आई एम नॉट रॉन्ग फरवरी या उसके भी बाद में जी, वो भी ही वाज एट कराची, जाफरी जी। और दो पेशेंट आए, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद में जो है वो स्कर्दू ही का था। एक्चुअली दे वर ऑल ज़ायरीन, और मोस्टली ज़ायरीन जो ज़ियारत के लिए जाते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से जाते हैं। जी, अपने ओन पे किया था कि ये सोच के किया था कि चाइना हमारे, ज़ाहिर है, हमारे बॉर्डर पे है और हमारे लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड में आते जाते हैं, तो कहीं कोई मुतासर ना हो जाए। और दोहान में बहुत स्टूडेंट हमारे पढ़ते थे, तो इसलिए लाइन लिस्टिंग हमने शुरू की थी। आपने क्वारंटाइन भी किया होगा ओवरऑल? उस वक्त नहीं किया, गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं थी, लेकिन घरों पे मैं फॉलो अप करता था। अच्छा, अच्छा, ये देखिए कि जज्बा होता है ना अंदर का कि आपने अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है। आपने ये नहीं देखना कि आपको कोई टास्क दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। ये कैसे डेवलप होती है? नेचुरली आपके अंदर है, या हमने वैसे बाकी देखा है कि जिस तरह अभी शुएब ने बात की, जो पहाड़ में रहने वाले लोग होते हैं उनकी एक अपनी, उनके अंदर सलाहियतें होती हैं, उनके अंदर काइंडनेस होती है। सो ये क्या वाकई नेचुरली आपके अंदर? हाँ, नहीं, ये मेरे अंदर नेचुरली है। मैं टाइम की हमेशा 15 मिनट पहले हॉस्पिटल पहुंचना और सबसे आखिर में छुट्टी करना, उसके बावजूद कि हम 24 आवर्स ऑन कॉल भी होते थे, कभी अपनी सर्विस और ड्यूटी से ज़रा भी गफलत नहीं बरती। और ऐसा होता था, जनवरी में मेरी अकेली गाड़ी सुबह 8 बजे हॉस्पिटल पहुंची हुई होती थी। तो ऐसा भी होता था कि कभी टाइम के लिए, कभी किसी पेशेंट को इस 33 इयर्स में विलिंगली निगलेक्ट नहीं किया। माशाल्लाह। तो इस इतनी टफ जॉब के साथ साथ, क्योंकि ज़ाहिर है जब मेडिकल का प्रोफेशन हम देखते हैं, इट्स वेरी टफ, चैलेंजिंग एज वेल, उसमें वक्त निकालना, अदब को टाइम देना, किताबें तसनीफ़ करना, ये तो बड़ा मुश्किल काम था। असल में किताब मुझे हमें विरसे में मिली है। अच्छा। मैं जब छोटा था तो मेरे दादा पढ़े लिखे थे, उस वक्त वो किताबें पढ़ते थे। और मेरे फादर पाकिस्तान आर्मी में एजुकेशन कोर्स स्कर्दू में उनके इब्तदाई फाउंडर्स में से थे। तो उनके पास भी हमेशा किताब, हमने किताब विरसे में पाई है। इसलिए वो हमारी जबीलत में या जीन्स में आप समझ लें कि वो किताब मौजूद थी। पहली किताब कौन सी थी जो आपने फिर लिखी? मैं एक्चुअली स्कर्दू में ही जब FSC में पढ़ता था, बिल्कुल मैंने रावलपिंडी तक देखा नहीं था। अच्छा। उस वक्त हमने साइक्लो स्टाइल एक पैटर्न होता था जिसमें हाथ से लिख के एक छोटी मशीन से प्रिंट निकालते थे। तो उस पर हमने कॉलेज का एक मैगज़ीन शाया किया। इसी तरह मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचा, तो वहाँ फिर मैं आई वाज इलेक्टेड इन एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। 100 स्टूडेंट में से बड़ी कंपटीशन जीत के मैं चीफ एडिटर बना कॉलेज के सरकारी मैगज़ीन का। उसका नाम भी फिर कराक्रम रखवाया। एंड आई वाज द फर्स्ट चीफ एडिटर, जो मैं यानी सेटल्ड एरिया से नहीं था, पहाड़ी इलाकों से था। तो किताब लिखना पहली किताब में आई वाज इंस्पायर्ड। वो अली सुफियान आफाकी साहब एक बहुत मशहूर फिल्म साज भी रहे हैं और राइटर, उनसे मैं बड़ा इंस्पायर्ड था। अखबार जहाँ में उनके सफ़रनामे पढ़ता था। तो मैंने उनसे एक दफ़ा रब्ता किया कि आप हमारे गिलगित बल्तिस्तान पे क्यों नहीं लिखते। उसने कहा, बेटा मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, ये काम आप लोग वहाँ के मकामी लोग करें ना, आप करें। मुझे बड़ा इनिशिएटिव मिला और पहली दफ़ा मैंने एक बहुत मुश्किल पास क्रॉस किया। इट्स बिटवीन स्कर्दू एंड अस्तोर। ये हमने रास्ता 1948 के बाद ये रास्ता बंद था। तो मेरे साथ मेरे MS हमारे एक कर्नल साहब थे, 2 मेजर साहब, हम 4 थे। और हम बगैर किसी तैयारी के हमने क्लाइंब किया। 3 दिन हम बर्फ़ में फंसे रहे। अच्छा। तो वो दैट वाज आलम पास। अब भी बहुत कम यूज़ होता है, सारे ट्रैकर्स सब उसको अवॉइड करते हैं ना। मैंने फर्स्ट टाइम सुना। हाँ, ये दिस इज़ द अभी जो रोड बन रही है, उस वक्त मैंने 2003 में सजेस्ट किया कि यहाँ से स्कर्दू से अस्तोर शॉर्टेस्ट 32 किलोमीटर है, रास्ता बनना चाहिए। तो लोगों ने उस पर कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया।
और अब वो शाहराह बन रही है जो स्कर्दू से अस्तोर एंड मुजफ्फराबाद शोल्टर जी जी रास्ता जो है वो जी छोटा हो जी जी जाएगा। उसका बल्कि उसकी फिजिबिलिटी और टेंडर्स भी हो चुके हैं। ओके, दैट्स नाइस टू जी हियर। जी तो ये पहला सफर था आपका जो कि टफ सफर जी था? बहुत ज़्यादा टफ था। मैं प्लान कर रहा था कि मैं इसको रीडर्स डाइजेस्ट में लिख के भेज दूँ, इस हद तक का टफ था। वो मेरी किताबों में इसकी तफसील मौजूद है। अच्छा, अब 3 किताबें मेरे पास हैं, जी किस किताब में? ये पहली जो दरियाए सिंध की आप भी थी? नहीं देवसाई देवसाई की पहली किताब। एक्चुअली इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक बड़े देवसाई मुश्किल नाम है, शुगर थंग। हाँ शगर थंग, दिस इज द शगरथंग। वैली। क्या मतलब? ये जो कचूरा थोक आपने सुना होगा, कचूरा इट्स लेक। वेरी हाँ। फेमस। Yes, यस it's famous. तो ये शगरथंग विलेज आता है आगे, जहाँ अच्छा। से अस्तोर का रास्ता है ना। ओके। वेरी नाइस। तो ये आलम पास उसने और ये इसे मरमोटी कहते हैं ना जो आपने जी जी मरमोट, ये मेरे ये वहाँ अपनी पे अपनी वहाँ बनाई के हुई natives तस्वीर भी है। हैं। अच्छा, अपनी आपकी तस्वीर भी है जी जी, तस्वीर अपनी है। बनाई हुई तस्वीर। और गाडविन ऑस्टन वाज फर्स्ट पर्सन जिसने इसका थोड़ा सा ट्रेवलॉग लिखा, इसलिए मैंने एक 3 से रहा था तो उसको मैंने नाम दिया अपनी किताब में गाडविन ऑस्टन का से रहा। एक तरफ बानक पास नंगा पर्वत बेस कैंप, एक तरफ दिवसाई और एक तरफ अस्तोर जाता है। तो ये जितनी प्यारी वैसे तस्वीर लग रही है, तो आपकी तो मेरा ख्याल है जो बायोग्राफी है उसमें फोटोग्राफर भी ऐड होना फोटोग्राफी चाहिए। हाँ मेरा वो उस ख्याल है वक्त वो पहले nature कैमरा भी- रखा होता था। और अभी जो है मोबाइल आप जहमत नहीं करते, हालांकि डीएसएलआर मेरे पास लिया इसीलिए अब काम वैसे किया था। फोन के होते हुए अब बड़े बड़े फोन के कैमरे होते हुए लोग जी हैं, जी, ये तो बड़ा ऐसे गुजरते हुए मरमोट इस पोजीशन में था तो उतर के बिल्कुल। बड़ी एहतियात से हमने ये तस्वीर बनाई है। ये वैसे बड़ी 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 बात। और वैसे इसमें खूबसूरत, जितनी तस्वीरें मोस्टली मेरी अपनी बनाई हुई Okay. इतनी तस्वीरें हैं। खूबसूरत क्योंकि जगह है, मेरे ख्याल है दूसरी आप किसी भी किताबों। कैमरे से उसको कैप्चर करें वो जस्टिस तो नहीं करती, लेकिन वो खूबसूरत जरूर लग रही ये है। देवसाई में मेरा 30 साल का स्टूडेंट लाइफ से हाँ। अभी तक का काम है। फ्लोरा फाना, वाइल्ड लाइफ, हिस्ट्री, वॉर्स, लव स्टोरीज है, वाटर कोर्सेज हैं। लव स्टोरीज भी हैं। जी जी, इसमें कुछ मिथ्स हैं, कुछ अच्छा। चीज़ें हैं। जी जी कोई एक मिथ जो आप सुनाना चाहेंगे जो वहां से मुताबिक वो- बहुत डॉक्टर मशहूर साहब अपनी कहानियां तो नहीं लिखते रहे। कह रहे हैं सभी। मिथ का तो नाम दे रहे मेरे हैं। बाद तारड़ साहब ने दिवसाई पे एक रोज़ा सफ़रनामे की कहानी लिखी है ना, अच्छा। लेकिन ये दिस द एवर फर्स्ट एवर जो है ना बुक ऑन देवसाई। जबरदस्त। अच्छा, इसमें एक वो थी कि शज़करदू की शहजादी जो वाटर चैनल बना रही थी, बड़ा फेमस जी जी। गंगूपी चैनल है, अगर आपने शज़करदू देखा है तो मिथ ये है कि उसने सारे जिन्नों, और क्योंकि पत्थर इतने बड़े हैं कि इंसान के उठाने के बस, जैसे एहराम मिस्र के इस तरह के, तो इंसानों और उसके तो कहा जी अपने जिन्नों और देवों को भी सबको हुक्म दिया कि पत्थर लाएं। तो एक देव जो है ना एक बड़ा पत्थर लेके आ रहा था, वो जस्ट सिर्फ शहजादी का हुक्म मानने के लिए। और जब वो टॉप पे पहुंचा देवसाई के, जो पुराना पैदल रास्ता है, अभी जीप रोड पे वो नहीं आता, बहुत बड़ी चट्टान है जिसके सही। नीचे बहुत से लोग सो सकते हैं ना, मैंने खुद स्टे किया उसके नीचे कई दफ़ा। तो वो वहाँ लेके पहुंचा तो स्कर्दू से बंदा भागा हुआ आया, कहा शहजादी ने मना कर दिया है कि अब मज़ीद पत्थरों की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत मायूसी के आलम ने उसने वो पत्थर उधर फेंक दिया और अपनी जान दे दी, ख़त्म वो। तो वो पत्थर इसी तरह एक मिथ है, मिथ है नहीं ज़ाहिर। पर जी, मैं जी। तो पत्थर कैसे आया उधर? बहुत बड़ी चट्टान है पूरे दिवसाई में, इतनी बड़ी चट्टान आपको कहीं नहीं मिली, लेकिन वो आपको इसलिए नज़र नहीं आती कि ये पैदल कदीमी पैदल रास्ते पर है। ओके, जो उस रास्ते पे जाएगा उससे वो दिखाई नहीं, देगा। अब वो उस रास्ते पे लोग नहीं जाते क्योंकि वो मुश्किल जीप रोड रास्ता। से कई किलोमीटर हटा हुआ है। ओके, तो अब जरा आसानी की हाँ, वो तरफ एक चले गए, दरिया। लोग जीप ले लेते हैं और उसके थ्रू चले और जाते हैं। कहानियां जो लिखी हुई हैं, बस आपने वो कहानियां इसके अंदर। अच्छा, इसमें नहीं है, रिसर्च वर्क है फ्लोरा फाना वाइल्ड लाइफ पे। वेरी नाइस। ये मैंने उसके लिए जोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट की हेल्प ली। और ये आप देवसाई के बारे में जी। ये जरूर बताएं कि वक्त कैसे मिलता है इस सब का? देखें क्योंकि ना- कहते हैं अच्छा जो आप तिब के शोबे से अगर वाबस्ता है तो ज़ाहिर है पूरा दिन क्लिनिक, और जिस तरह आप वॉलंटियर भी करते हैं, टाइमली भी जाते हैं, बल्कि वक्त से पहले चले जाते हैं, किसी पेशेंट को निगलेक्ट ना करना, उसके साथ माउंटेनियरिंग भी, फिर उसके बाद लिखना भी, वो ऐसा है कि जब भी छुट्टियां हमें मिलती थी या कभी छुट्टी लेते थे तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट नोट्स में लेता था। और दूसरी बात, वक्त अगर आपका इंटरेस्ट है तो निकलता है। लोग खेलों के लिए निकालते हैं या और गप शप करने, तो मैं इस फुर्सत के टाइम में इवन मैं क्लिनिक में बैठ के अगर 2 पेशेंट्स का वक्फा है तो एक अखबार के लिए कॉलम लिख लेता था। मैं 5 कलमी नामों से कॉलम भी लिखता रहा हूँ। 20 साल इब्न कुली, अबू ज़ीशान, पीर मुग़ा। क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में था तो कुछ कॉलम में ज़ाहिर है कचोके भी मारने होते हैं, तो वो कलमी नाम से होते थे। मतलब आपने पॉइंट करना है, कोई आपने पिन पॉइंट करना, क्रिटिसाइज करना है सॉफ्ट लहजे में था। अच्छा। तो वो फिर ज़ाहिर है कलमी नाम के साथ ही डॉक्टर साहब वैसे ये बड़ी अच्छी बात है कि
लोग हम कहते हैं ना वक्त नहीं है हमारे पास, एक लेकिन आप कुछ अगर करना चाहें वक्त आप मैनेज कर लेते लेते हैं। हैं, जी, वरना जी, बहाने बिल्कुल। हजार ना करने के और बहाने फिर हजार मैं जहाँ करने के। बैरून मुल्क पढ़ने गया, ट्रेनिंग के लिए हाँ। गया तो, या इवन उम्रे के लिए गया, घूमने बिल्कुल। गया तो एक सफरनामा डॉक्टर साहब साथ जाहिर सी लेके बात गया। है जी, पूरा जी। सेगमेंट तो बड़ा शेर मेरे ख्याल बहुत बहुत कम है, कम होगा किताबें और भी आपकी इस पे हम बात बात करने कर के सकते लिए। थे, लेकिन बाकी वक्त बड़ा मुख्तसर था। Exactly. डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आते रहा करें इस्लामाबाद और much. मुलाकात करते रहा Thank करें, किसी और नशिस्त में किसी और किताब की हम डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू वंस Thank you अगेन। very much. नाज़रीन, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारा एक मौजू है ख़त्ताती से जुड़ा। जब हम कैलीग्राफी की बात करते हैं, ख़त्ताती की बात करते हैं, उसकी तारीख़ का हम जिक्र करें तो हम सब ज़्यादा तारीख़ से वाकिफ़ तो हैं। जब हम इस्लामी ख़त्ताती की बात करें तो ज़ाहिर जिस तरह कुरान पाक को महफूज करना, कुरान आयात को महफूज करना, तो ज़ाहिर है 1400 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तब से सिलसिला चला आ रहा है, और कैसे हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो भी हमारे सामने है। बहुत से लोग इसमें नाम कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, ये भी हमारे और सामने ये है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है बिल्कुल। जिसको बखूबी निभा रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों को देख रहे होते हैं, और इसी तरह से ये जो फ़न है इसके अंदर नई नई इनोवेशन भी लेकर आ रहे होते हैं बिल्कुल कि किस ऐसे ही तरह है। से इसको बेहतर बनाया जा सके, किस तरह से इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से महफूज किया जा सके। एब्सोल्युटली। तो आज एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वासिल शाहिद। जब मैं इनका तारुफ कराऊंगा आपको, तकरीबन 2001 से इन्होंने ख़त्ताती से अपना नाता जोड़ा, और ऐसा जोड़ा कि उसके बाद अब तक के कई एग्जीबिशंस कर चुके हैं। और अगर मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो 2017 में नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल जो पहला इवेंट पाकिस्तान में हुआ था उस लेवल का, उसके क्यूरेटर भी ये थे, उसको पूरा ऑर्गेनाइज इन्होंने किया था। तो आपको बहुत सी जगह पर इनका काम नज़र आता है। तो मैं इनसे पूछ रहा था कहाँ का, तो एक उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन के रोज़े पर भी इनका काम डिस्प्ले है। तो मैं इनसे आज आपकी मुलाकात भी कराऊंगा, लेकिन आज हमारा मौजू थोड़ा सा डिफरेंट है। मौजू ये है कि मौजूदा दौर में जब हम देखते हैं कि AI हमें हर जगह नज़र आ रही है, अब तो आप सिर्फ एक कमांड देते हैं कि मुझे ऐसी कैलीग्राफी चाहिए, मुझे इस ऐसे स्टाइल टक्कर की के आ जाती है। कैलीग्राफी चाहिए, तो वो क्रिएट हो जाती है। फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस कहाँ जाए, हमारा काम किधर जाएगा, इंसान अगर कहाँ AI जाए? आएगा, इंसान कहाँ जाए। वासिल में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम वासिल, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे चल रही है रूटीन? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस ज़बरदस्त। वक्त क्या काम चल रहा है? हाँ, अगली नुमाइश की तैयारी थी, और हमेशा कोई ना कोई नया करने की, तख्लीक करने की सोचते रहते हैं, और अगली नुमाइश इंशाल्लाह अब सिंध में इंशाल्लाह उसकी तैयारी चल रही है। सो अब जाहिर है मैं अगर ये पूछूंगी कि कहाँ कहाँ पे आपने नुमाइश कर ली तो शायद आपके लिए गिनना बड़ा मुश्किल होगा। कोई ऐसी नुमाइश जो कि इतने अरसे में कोई एक याद रह गई हो कि ये यहाँ वो था जहाँ पर लोग भी बहुत आए थे और करके बड़े खुश हुए थे? सभी नुमाइशें अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वेल ऑर्गेनाइज थी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अभी रिसेंट जो है 2 हफ्ते पहले पंजाब असम्बली की जो नुमाइश थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, और उससे पहले पार्लियामेंट हाउस, और उसमें मेरी एजाज़ की बात ये थी कि 27 ममालिक के सुफरा वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, और बैक वक्त 27 ममालिक के सफ़ीर एक जगह पर इकट्ठे हों, हाँ। और वो आपका काम देख रहे हों, तो 27 ममालिक तक आपका पैगाम पहुँच रहा है। Absolutely. तो वो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी। और इससे पहले एक नुमाइश और जो मैं इस एतबार से नहीं भूल सकता कि उसने मुझे एक नया बूस्ट दिया था। 2022 में सेंटोरस मॉल यहाँ पे हमारे करीब है, वहाँ पे आग लगी थी। तो वो उस वक्त जब आग लगी थी मेरी नुमाइश वहाँ पे चल रही थी। तो वो लोगों ने कहा कि बस अब ये गया। मैंने कहा नहीं, ये जो तखरीब हुई यहाँ से भी तखरीक का मादा निकलेगा, तखरीक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा तखरीकी रवैयों को, तखरीकी सोच के साथ जुड़ा रहता है। तो मुझे उससे कोई मायूसी नहीं हुई थी, बल्कि अगले साल जब नुमाइश आई तो मैंने उससे बढ़कर काम करने की कोशिश की। और उस आग वाले वाकये में आपका सारा काम जो है तकरीबन आधे से ज़्यादा, लेकिन हमने आग में से काम निकाला था। अच्छा, हाँ, तो बचाया था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो फन पाए कुछ अभी भी मेरे पास पड़े हुए महफूज हैं, जो उनमें से निकाल गए थे, वो यादगार हैं। ओके, आपने सोने के और आग से भी काम किया? जी। ये आइडिया कैसे आया? देखिए, हम जो कंटेंट लिखते हैं, अल्फाज जो हमारे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है वो आयात लिखें जो अल्लाह पाक ने इंसान के नाम पे पैगाम भेजा वही हैं, जो कि अल्फाज की दुनिया में अगर देखा जाए सबसे बेहतरीन अल्फाज है, चूँकि वो अल्लाह के अल्फाज हैं। जब वो अल्फाज सबसे बेहतरीन है तो जो मौजूद मीडियम है वो भी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे बेहतरीन होना चाहिए। तो हमारे पास, मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से सोने से ज़्यादा कोई और चीज़ अभी हमें डिस्कवर नहीं हुई मीडियम के एतबार से। तो चलें, यही है, बड़ी खुशी अवेलेबल होती है ऑब्वियसली तो कि नई नई चीज़ें जब आती हैं तो उनको इनकॉर्पोरेट करना। जो मैं इनोवेशन की बात करी थी, वो दिल करता है आपका कि आप मजीद बेहतर से बेहतर करें। जो हम काम के जो बात करें साथ साथ नाज़रीन को दिखाते भी हैं आपका कुछ काम। बहुत सारे लोग जाहिर है ऑलरेडी वाकिफ भी होंगे आप आपके explain काम करना से, चाहेंगे इस्लामी इसको? कैलीग्राफी से भी। जी। ये टर्किश नस्तालीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, आर्टिस्ट की हमेशा कुछ ना कुछ सोच होती है कि कोई नई चीज़ या कोई पैगाम दिया जाए, तो इसमें
पे बिस्मिल्लाह में बा का नुक्ता ज़रा बड़ा करके लिखा हुआ है। ओके। अब ये बा का नुक्ता अगर इसकी पूरी तफसीर पढ़ा जाए तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था कि वो जो बा का नुक्ता ना वो मैं हूँ, तो इस वजह से उसको ज़रा बड़ा करके लिखा है। और बकिया टर्किश नस्ता ये कि इसमें अगर दूसरी चीज़ देखें तो इराब में से शद और मद होती, बकिया कुछ और इराब नहीं होते, तो वही इराब लगाएंगे। और बिस्मिल्लाह में तुर्किश नस्तालीकी डिफरेंट होता है। यस, अच्छा। हमारे यहाँ कुछ और, हमारे यहाँ थोड़ा सा छोटा हो गया, चूँकि हर अच्छा। तहजीब में, हर सकाफत में जैसे मौसम मुख्तलिफ होते हैं, फल मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरीके से लोगों का मजाज में मुख्तलिफ होता आपका है। ज़्यादा काम ख़ते नस्तालीक में है? नस्तालीक से ज़्यादा सुलस में है, सुलस वो में खत जो गिलाफ़े काबा पे होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। मेरा सबसे ज़्यादा काम उसमें होता है। चलिए, एक ये और हमारे बताइएगा। सामने हाँ, फन पा ये अल्लाह लिखा हुआ, आप देखिए इसमें रेडिश स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, इस वजह से चूंकि इसमें अल्लाह में जलाल की कैफियत होती है। दूसरा ब्लैक के ऊपर है, तो ब्लैक इस वजह से अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा पुरअसरार कोई और ज़ात इस कायनात में नहीं है। अल्लाह को हम नहीं जान सकते, अपनी अकल से नहीं समझ सकते, हाँ उससे अपना ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं। और आठ हमें यही सफ़र तय करवाता है कि अपनी अकल से तो ताल्लुक़ नहीं जुड़ता, कल्ब के साथ अल्लाह का ताल्लुक़ जुड़ता है। तो वो इसमें इसरारियत भी थी इस कैनवस में और जलालियत भी थी, तो उसके कनेक्शन साथ- बिल्ड होना इंपॉर्टेंट बिल्कुल, है। ताल्लुक़ वैसे कि सबसे- जब इस्लामी कैलीग्राफी कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, तो क्या वो कनेक्शन वाकई इंपॉर्टेंट होता है, या बस आपको एक फ़न है, एक आर्ट आपको आता है, आप उस आर्ट को करें, या वो कनेक्शन डेवलप करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, इंसान जो ना रोबोट नहीं है, इंसान एक जिंदा वजूद है और जिसे अपनी ज़ात के होने का इदराक है कि मैं हूँ। और इस पे आप देखें कि फिजिकल अगर काम करो तो एक लेबर वर्क है, लेकिन अगर वो फिजिकल के साथ थोड़ा सा अपनी अकल को भी इस्तेमाल कर ले तो वो अकल के साथ देखा जाए तो उसका इंटेलेक्चुअल वर्क हो जाता है, जज्बात भी साथ हो जाए तो क्राफ्ट बन जाता है। लेकिन जब उसमें रूह और कल्ब साथ जुड़ते हैं ना, रूह साथ आती है, तो वो सही मानों में फिर आर्ट बनता है। वो reflect और होता है जब रूह जिस काम में आ जाए, कल्ब आपका साथ आ जाए, वहाँ ताल्लुक तो लाजमी बनता है, कल्ब धड़कता है, वो आपको जोड़ता है, रास्ते देता है। तो खताती जहाँ पे एक स्किल है, जहाँ पे एक आर्ट है, एक तख्लीकी पेशकश है, उसके साथ साथ अल्लाह के साथ जुड़ने का एक फ़न भी है, एक रास्ता भी है। ये अल्लाह के साथ आपको जोड़ देता है, क्योंकि ये ज़ात में पाकीज़गी पैदा करता है, ठहराव पैदा करता है। और अल्लाह भी यही कहता ना कि इन अल्लाह हमारा साबिरीन, सब्र अपने अंदर है और ठहराव बेशक है, अल्लाह सब्र मैं करने आपके वाला साथ अच्छा, ये हूं। आपके अंदर चेंज लेकर आता है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा। मतलब ये वो जो हम स्पिरिचुअलिटी की जो हम बात कर रहे होते हैं, सो ये उसकी एक फॉर्म हमें नज़र आती है कि वो कनेक्शन आपके अंदर एक तब्दीली। ऐसे ही देखिए, जो सबसे मुख्तलिफ चेंज होती है ना, वो अपने जहन की चेंज होती है, अपने ख्यालात और अपनी जहनी रवैयों को बदलना होता है। जब हम हैंड राइटिंग करते हैं ना, कुछ लिखते हैं, तो हमारा जहन जहाँ पे हम लिख रहे होते हैं ना, वहाँ से हमें आगे पीछे नहीं हटने देता। जो जिसकी हैंड राइटिंग होती है, जो एंगल होता है ना जिसका लिखने का, वही एंगल हटने देता है। लेकिन जब हम कैलीग्राफी करते हैं ना, तो हमारे हाथ की उंगलियों पर यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, अच्छा। और जो कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन के साथ डायरेक्टली Connect है, कनेक्टेड message होते जाता हैं। है, बिल्कुल। तो यहाँ पे तकरीबन 900 के करीब हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन मैनेजमेंट, कंट्रोल और रीजनिंग के साथ, जो हमारे दिमाग के हैं लेफ्ट पार्ट के, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जब हम अपने ख़त को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे न्यूरॉन्स अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा ब्रेन वो दोबारा से अपने आप को रीसेट करता है, हमें अंदर से बेहतर करता है। जी, वो डिसिप्लिन पैदा करता है। तो जब आपको ख़त में हुस्न नज़र आता है, नज़्म व ज़ब्त नज़र आता है, तख्लीक नज़र आती है, तो इसका मतलब ये सारी तब्दीली आपके जहन में पैदा हो चुकी है। और जिसका जहन बदल गया, उसकी सारी ज़ात बदल जाती है, उसकी सारी शख्सियत अब बदल देखिए, जाती है। ये पूरी एक साइंस है जो बिल्कुल एक्सप्लेन ऐसे ही, कर रहे हैं। बिल्कुल अब ऐसे मैं अपने मौजू की तरफ भी आऊँगा, चूँकि मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि एआई का दौर है, और अभी हम एक कमांड देते हैं, बल्कि हम पॉइंटर्स देते हैं, अच्छा हमें ये ख़त चाहिए इस रंग में, अगर हमें कैनवस क्रिएटेड मिल जाए तो फिर हमें एआई के थ्रू वो मिल जाता है। अब उसमें फिर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसमें वो आपकी स्ट्रोक इन्वॉल्व नहीं लेकिन हो पूरा रही, उसमें art आपका नज़र दिल, आ रहा है हाँ, आपको। लेकिन आर्ट तख्लीक हो रहा है। सो इज इट अ चैलेंज फॉर यू एंड द पीपल लाइक यू जो कि काम कर रहे हैं इन एक्चुअल? नहीं शिव भाई, ये चैलेंज नहीं है। देखिए, अच्छा। दो चीज़ें हैं। एक, आप फूल बनाते हैं ना, ये जो मार्केट में बना आता है आर्टिफिशियल किस्म के पड़े होते हैं, उस पर खुशबू नहीं होती, उस पर नज़ाकत नहीं होती, उस पर लताफत नहीं होती। तो वो फूल मिनटों में आप जितने मर्ज़ी बना लें, यहाँ पे रख दें, सारी अगर रोशनी बंद हो जाए तो उसमें से खुशबू नहीं आएगी, पता नहीं कुछ है या नहीं है। दूसरा फूल वो है जो जिसका बीज पहले दफन होता है, और वो मौसमों का मुकाबला करते हुए बड़े आहिस्ता 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 पहले पौधा बनता है, कांटे भी लगते हैं, पंखड़ियाँ भी आती हैं, फिर फूल बनता है, उस पर नज़ाकत होती है, हुस्न होती है और खुशबू होती है। जितना भी अंधेरा हो जाए, वो अपने वजूद का एहसास अपनी खुशबू तक पहुँचा देगा कि मैं हूँ अपने वजूद का, क्योंकि वो जिंदा वजूद है। इसी तरह जो एआई से या मशीन से काम हो रहा है ना, वो आर्ट नहीं, क्राफ्ट है। और वो क्राफ्ट जो है सिर्फ मैकेनिकल काम हो रहा है, उसकी जो एनर्जी वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हुई है, उसके पास कोई और एनर्जी है ही नहीं।
या इंटेलिजेंसिया है, मैकेनिकल इंटेलिजेंसिया है उसके पास। लेकिन जो आर्टिस्ट काम करता है ना, वो चूँकि ज़िंदा वजूद है, वो अपनी मोहब्बत, अपना कल्ब, अपनी रूह, अपना जज्बा, अपना एहसास सब कुछ शामिल करता है। तो उसका जो काम होता है ना, उसमें वैसी ही खुशबू आती है जो फूल में से खुशबू आती है। लोग कितना डिमांड किस काम की ज़्यादा होती है? एआई से तख्लीक जो काम किया जाता है उसकी ज़्यादा है, या फिर देखिए मतलब दो क्राफ्ट और अगर आर्ट आर्ट्स में रख दी बहुत जाए? फर्क फर्क है, है, हाँ। बहुत फर्क है। क्राफ्ट और आर्ट में आपका नजरिया, अपना वजूद होता है, अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी एक इमोशनल एनर्जी के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी अटैच होती है, उसमें सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी है। तो इसकी कैफियत है जो कि रोबोट के पास कैफियत नहीं है। अच्छा, वही वाली बात जो हम हर फील्ड की बात करते हैं, हम ना वासिल हर फील्ड में यही बात कर रहे होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि अच्छा अब ये तो एआई आ गई, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो फिर इंसान कहाँ पर जाएंगे। कुछ रेस्टोरेंट्स की भी जब हम बात करते हैं, वाकई वहाँ पर वेटर्स भी रोबोट सब आ गए, लेकिन जब कस्टमर वहाँ पर जाता है तो वो कनेक्शन फील नहीं कर पा रहा होता। शायद वो एक मरतबा जाएगा एक्सपीरियंस करने के लिए, बट अगर एक चीज़ आम हो जाती है वो दोबारा वहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि जो इंसान का इंसान से कनेक्शन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो बस हम बिल्कुल सब ऐसे ही, बिल्कुल आप सही मशीन कह रहे हैं। और देखिए आप ये सिस्टम में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि ये जो कंट्रोल है जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, ये ह्यूमन से नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंसिया की तरफ जा रहा है। और ये बड़ा ख़तरनाक काम है। इसमें ये कि तख़रीब के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। आप देखें सोशल मीडिया इसी के सामने, ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर कोई एक ह्यूमन इंटेलिजेंस आपको नहीं बता रही कि आपने क्या देखना है, वो इट सेल्फ डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या दिखाना है, और उसके नतीजे में आप में बहुत ज़्यादा ज़हनी सतह पर इंतशार पैदा हो रहा है। चूँकि कॉन्टेंट ऐसा इतनी तेज़ी के साथ तब्दील होते हैं Change हो और रहा है इतनी ना? स्पीड के साथ आ रहा है, इमोशनल डैमेज हो रहा है यस, basically। इमोशनल भी और साइकोलॉजिकल भी, और Yes. बच्चों का सबसे ज्यादा हो रहा है। उसकी Absolutely. वजह से उनका फोकस और टाइम डिसिप्लिन, स्पैन, फोकस और डिसिप्लिन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही हैं। लेकिन जब आप आर्ट करते हैं ना, तो आर्ट में बहुत ठहराव है, फोकस है, डिसिप्लिन है। अगर आप ज़रा एक सेकंड के लिए फॉर एग्जाम्पल आप तसव्वुर कीजिए, अलिफ जैसे वक्त हम लिखते हैं तो हमारी सिर्फ एक सेकंड के लिए तवज्जो कहीं और चले जाए तो उसका जाविया सारा ख़राब हो जाता है। तो हमें इतना ज़्यादा, वो एक तरह का मेडिटेशन है। तो वो जो Focus होके फोकस काम होता है वो करना करना होता है। इंपॉर्टेंट वो है। पूरा अपनी ज़ात असल को आपके अपने काम साथ की एक जोड़ वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, हम हमारा चाहेंगे कि प्रोग्राम है हमारा अस्माउल प्रोग्राम हसना। एग्जैक्टली रसूल वो ज़रा उसके दिखाते हवाले हैं। से बल्कि मैं पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत शुक्रिया भी अदा करूंगा कि शबनम जो कुंदी साहिबा, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया। फ़ारूक हैदर साहब जो है, उनका वो आइडिया था, और उस काम से अल्लाह का शुक्र है कि वही काम जो किया था पार्लियामेंट हाउस में उसकी नुमाइश भी थी माशाल्लाह। और बहुत पदियाई भी मिली। वीडियो देखते हैं चलो मिलके देखते जरा। हैं बहुत मिलके। शुक्रिया। फाती नाम में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी ख़ताती का आगाज़ करते हैं और कोशिश करेंगे कि जैसे ये नाम बहुत खूबसूरत हैं, चूँकि ये नाम मोहसिन कायनात के हैं, यानी कायनात का जो हुस्न है उसकी जो सबब हस्ती हैं, ये उनके नाम मुबारक हैं। तो जब उनके नाम हो तो हम कोशिश करेंगे कि इन नामों को भी एहसन तरीके से लिख सकें, उनके ख़ताती हुस्न के साथ कर सकें, तख़रीक के साथ कर सकें, ताकि हमारी ये कोशिश बारगाह रिसालत में कबूल हो। गुल अज़र ख़ता मुख्ता नाजुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क का ताल्लुक़ है वो किसी वक़्त का कैद नहीं है, इवन किसी जोग्राफिया का कैद नहीं है, वो टाइम एंड स्पेस यानी ज़माना मकान से बुलंद तर है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इसी इश्क और मोहब्बत के साथ, इसी खलूस के साथ, इसी मेहनत के साथ और इसी मोहब्बत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ख़ताती करें। तू जामा रसानिद वैसे कर नीरा कर नीरा कर नीरा कर नीरा तू जामा रसानिद वैसे कर नीरा कर नीरा कर नीरा कर नीरा गुल अज़र ख़ता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 अज़ जामिए बेचारा रसानिद सलामे अज़ जामिए बेचारा रसा। तो
ये जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से तख्लीक किया जाता है, वैसे सोने के वर्क की जो बात होती है तो वो हमने दिखा दिया कि आप कैसे बनाते हैं। लेकिन इसमें कैनवस बड़ा डिफरेंट था। मैं चाहूँगा पूरा प्रोसेस अगर हमें बता भी दें कि व्हाट वाज द कैनवस और फिर वो जो गोल्ड लीव्स सोने के वर्क आपने इस्तेमाल किए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, मीडियम की जहाँ पे बात होती है कोशिश ये करनी चाहिए जितना अच्छे से अच्छा मयारी मीडियम इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि आर्ट है ना उसकी लाइफ होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो हम जब गोल्ड लीफ यूज़ करना है तो गोल्ड हम मेटल एक, और जो भी मेटल होती है अमूमन एसिड के साथ एक्ट करके वो अपने आप को डिसॉल्व कर सकती है। तो चाहे जितना मर्जी बारीक उसका लीफ है, तो पेपर में अमूमी तौर पे जब बनता है तो उसमें एसिड होता है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि ऐसा कागज इस्तेमाल करें जिसमें एसिड ना नहीं हो। है, ठीक है। क्योंकि जब भी उस एसिड को ज़रा सी नमी मिलेगी तो वो केमिकल रिएक्शन करेगा, गोल्ड के ऊपर स्पॉट क्रिएट कर देगा। तो ये एसिड फ्री पेपर है और ये ज़रा थिक भी होता है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, यानी सैकड़ों साल तक वो बिल्कुल फ्रेश एसिड बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये एसिड फ्री पेपर है, इसके ऊपर ये काम किया जाता है। तो इस पर फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है गोल्ड की, और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बहुत है। एक्सपेंसिव भी होता है। डेफिनेटली गोल्ड भी एक्सपेंसिव है। एग्जैक्टली, और मतलब पेपर दूसरा- इटसेल्फ एंड देन गोल्ड लीव्स। यस, दूसरा ब्लैक का जो कलर, मैं ज़्यादा ब्लैक यूज़ करता हूँ, मेरे काम में ब्लैक का बहुत ज़्यादा। देखिए, हर रंग की अपनी एक एनर्जी होती है और ब्लैक जो ना बड़ा मिस्टिक कलर है और अब्जॉर्ब करता है सब कुछ। अगर हम अपने रवैयों में देखे जाए, इस वक्त हम देखें कौमी सतह पर हम देखें, हम रिएक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, रद्द अमल की नफ्सियात हो चुकी है। लेकिन हम थोड़ा सा सब्र के साथ जज़ब करना सीख जाएं, ऑब्जॉर्व करना सीख जाएं, ठहराव पैदा करें, तो वही जो चीज़ हम सब्र के साथ जज़ब करते हैं ना, हमारे अंदर से वो प्रोसेस होकर ना इसे तख्लीकी अमल की सूरत में सामने आ सकती है। थोड़ा सा ठहराव पैदा करने की ज़रूरत है, जज़ब पैदा करने की ज़रूरत है। तो वो फिर आपकी ज़ात भी ऐसे ही चमकेगी जैसे सोने का वर्क चमक रहा होता है, या वहाँ पे अस्मा मुबारक, अस्मा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकते हैं। माशाअल्लाह। तो वो अल्लाह के नूर से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के नूर से आपकी ज़ात के अंदर भी वो नूरानियत की कैफियत पैदा हो जाती है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने की है। मैं उसमें वाकई उस शहर में खो गया भाई था। मैं आर्ट से ज्यादा आपकी बातें, बिकॉज एक वो आर्ट के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको समझ जाए अगर इंसान, गुफ्तगू भी तो तो एक आर्ट है ना। यही बात मैं कर रही हूँ कि इतनी खूबसूरती से आपके पास सिर्फ ये हुनर नहीं है, आपके पास ये फन नहीं है। ये भी देखिए, हम लिखना जो ना ये अल्फाज के साथ जोड़ता है आपको। तो आप देखिए कि अल्फाज जो है इस ज़मीन के ऊपर सिर्फ इंसानों को अता किए गए हैं। अल्लाह ने बड़ा वाज़ेह और एक फरमाया कि- आर्टिस्ट जो है वो बेसिकली वो बड़ा एक्सप्रेसिव भी होता है ना, ये भी एक तो अच्छी बात है। देखिए, तो आप हासिल- अल्फाज अल्लाह ने हाँ। ये कहा मैंने इसे अशिया के नाम सिखाए हैं, और फिर जब वही भेजी तो उसमें यही कहा कि अल्लाह से अल्लामा बिल कलम, कलम के साथ सिखाए। अब देखिए दो चीज़ें, एक तो अशिया के नाम सिखाई, दूसरा कलम के साथ, यानी लिखना जो किसी और को नहीं आता, सिर्फ इंसान लिखना जानता है। तो फिर अच्छा लिख लीजिए, बहुत अच्छे हो अच्छा जाएंगे। लिख आप लीजिए, कर रहे हैं अच्छी अच्छा बात काम। करें, अच्छा काम करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया वासिल प्रोग्राम में ज्वाइन बहुत करने के शुक्रिया लिए, जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब मुलाकात करवाते हैं आपको पहाड़ों की शहजादी अगर कह दिया जाए तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा, क्योंकि हर लड़की जब आती है ना वो बताती है पहाड़ों में रहना उसको पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग का उसको शौक है। तो मैं हमेशा वो कहती हूँ कि वो अगर नहीं पापा की प्रिंसेस है, मैं कहती नहीं पहाड़ों की प्रिंसेस हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को चेंज करना भी। हम बात कर रहे हैं इकरा जिलानी की, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इसके साथ साथ नेशनल लेवल पे भी कई अवार्ड्स जो हैं वो अपने नाम कर चुके हैं 25 से रॉक क्लाइंबिंग 28 के हवाले से। ट्रॉफीज, शील्ड्स, अवार्ड्स, आई मीन 25 से 28, मतलब मैं सोचती हूँ स्कूल में मुझे नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। एक बार मैं सेकंड आई थी तो मुझे ट्रॉफी मिली थी, मुझे वो याद है, मुझे वो ट्रॉफी याद है, उसके अलावा मुझे याद नहीं है दैट कि वाज इन मैंने मॉन्टेसरी, केजी, प्रेप और व्हेन। नर्सरी 1901 की बात कर रही हैं सभी, आगे बताइए। 1901 की मैं बात नहीं करी, 2000 की बात करी मैं, ठीक है। ओहो। हाँ, 2000 कुछ की बात है ये। 2000 कुछ की बात एनी है। हाउ, हम इकरा के हवाले से बात करते हैं। इकरा जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी, जैसे मैंने बताया रॉक क्लाइंबिंग, इसके अलावा K2 बेस कैंप में भी जो एक्सपीडिशन है वो उसको लीड भी कर चुके हैं। तो आज जरा इकरा की जर्नी जानने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले इकरा के हवाले से किस तरह से वो अपना काम करती हैं, किस तरह से वो रॉक क्लाइंबिंग करती हैं, एक छोटी सी वीडियो हमारे पास मौजूद है, वो आपको दिखाते हैं।
चलें जी, ज़बरदस्ती हमने वीडियो देखी और कैसे अच्छा शुएब मुझे अभी ये जब हम वीडियो देख रहे थे जो मुझे बता रहे बड़ा मुश्किल है बिकॉज मैंने कभी ये नहीं किया तो मैंने कहा चाहिए तो आसान लग रहा है कि बंधे हुए हैं आप और आप चढ़ने, लेकिन नहीं आपके घुटने फारिग नहीं होते नहीं थे। थाइज हाँ तो वो उम्र की भी थोड़ी बात होती है। इकरा स्टिल यंग तो ऑब्वियसली वो कर सकती हैं। आपकी मुलाकात कराते इकरा जलानी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपको भी ये बहुत मुश्किल लगता है? नहीं नहीं ना? कर करके प्रैक्टिस हो गई, अब मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, फर्स्ट टाइम कोई करे तो जाहिर है वो हाँ, कोई कम कम करे उसके लिए मुश्किल होता है, जो रूटीन से करे उसके लिए आसान होता है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं। बिल्कुल हाँ जी, ऐसा ही है? ऐसा ही है। लेट मी पुट इट दिस वे। और थोड़ा सा फिटनेस का भी तो मसला होता है ना कि आपको फिट रहना भी होता है। बिल्कुल है फिटनेस ना? तो तो बहुत यंग लोग ज़रूरी जल्दी है। कर लेते हैं और बाकियों को थोड़ा मुश्किल होती है। मैं आज कर जावा फिर मैं मेरा ख्याल है ना रवा। नहीं चले माफ किया कंटिन्यू। So how you started this, Ikra? सो बेसिकली मेरा एक रैंडम सा स्कूल फील्ड ट्रिप था। हम लोग तब इस्लामाबाद में एक ही वॉल होती थी रावल लेक में, हम बिल्कुल। वहाँ गए थे और मैंने कह लेंगे वो जो रैंडम टिकट लेके बंदा स्टार्ट नहीं करता, टिकट लेके क्लाइंब किया, मज़ा आ गया। एक क्लब है पाकिस्तान के, एडवेंचर क्लब ऑफ पाकिस्तान, उनको ज्वाइन कर लिया। उनके साथ ट्रेनिंग लेते लेते इस लेवल तक आ गई कि फेडरेशन को ज्वाइन कर लिया, नेशनल जो हमारी फेडरेशन है उनको ज्वाइन करके उनके साथ ट्रेनिंग की, प्रॉपर कैंप्स अटेंड किए और It was a इंटरनेशनल smooth journey for you या आपको लगा कि नहीं कहीं पर मुश्किल हो रही है, कहीं से सपोर्ट का इशू आ रहा है, अम्मी कह रही है नहीं बेटा ये काम ना करो? नहीं, क्योंकि ताल्लुक एक फ़ौजी ख़ानदान से है Okay. एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स लाइक माय पेरेंट्स, जो कि मुझे बिल्कुल इस चीज़ में कभी नहीं रोका। हाँ, मामा को ज़रूर कभी ना कभी फ़िक्र होती थी कि कभी हाथ छिल गया, कभी घुटना छिल गया, कभी पैर पे लग गई, लेकिन शुक्र अल्लाह का कभी रोका नहीं। उन्होंने कहा कि आप करना चाहती हो आप करो। मैं वही देख रही कि सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से जाहिर है पेरेंट्स कंसर्न होते हैं। कंसर्न्ड होते हैं कि फादर इतना कंसर्न नहीं थे क्योंकि वो खुद फौजी थे तो उनको Rough and इतना tough. नहीं लगता था मुश्किल, लेकिन मदर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती थी। लेकिन फिर भी जब बाबा नहीं होते थे तो हर जगह मुझे मेरी मामा ही खुद लेके जाती थी। ऑल्दो वो मुझे क्लाइंब करते हुए नहीं देख सकती, उनको डर लगता है जब मैं ज़्यादा हाइट पे चली अच्छा, जाऊं। नहीं देखा कभी भी? नहीं, अब देख लेती हैं। शुरू शुरू में उनको शुरू-शुरू डर में। लगता था कि ओ ये इतना ऊपर कहाँ जा रही है। ओह तो चले ये तो वो मतलब बैठी भी होती थी लेकिन देखती नहीं तो थी। ये तो आपने उनका भी फोबिया खत्म कर दिया एक उनका- साथ है, आपने दूसरा काम भी इनफैक्ट कर अब उनका मैंने इतना फोबिया खत्म कर दिया कि लास्ट ईयर से वो मेरे साथ क्लाइंबिंग पे जाती हैं और मेरे साथ क्लाइंबिंग करती हैं। हाँ जी। वाह। तो ये अच्छा वाकई में मतलब मैं स्पीचलेस एक तो देख नहीं सकती थी कोई जा रहे के साथ जाती रही है तो अब जो है मामा आपकी जो है वो अब साथ तो क्लाइंबिंग मामा रॉक क्लाइंबिंग मेरे साथ करती हैं। वेरी बल्कि नाइस, उनको भी शौक होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो साथ आएं और वो खुद करें। क्या बात है। हाँ जी। अच्छा, इकरा इंटरनेशनल लेवल पर कितनी मरतबा कहाँ कहाँ आपने मैंने रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली पाकिस्तान को? पाकिस्तान को 2 दफ़ा रिप्रेजेंट कर लिया। एक एशियन गेम्स चाइना लास्ट ईयर और फिर हमारी रियाद में इसी तरह का एक वर्ल्ड कप हुआ था FSC का दिसंबर में, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। एशियन गेम्स में हमारी थोड़ी सी रैंकिंग नीचे रही थी, लेकिन जो रियाद में हुई थी उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग 4th थी। That's nice. हाँ जी। कितना रुझान देख रहे हैं पाकिस्तान में स्पेशली लड़कियों के पर्सपेक्टिव से रॉक क्लाइंबिंग को? लड़कियों के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अभी भी कम है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बैक इन 2009 अब तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है। हर शहर में 4 से 5 वॉल्स हैं, ऐसी पिचेस हैं। इवन यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया है कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वॉल्स बनना शुरू हो गई हैं। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ इस चीज़ में आगे आना शुरू हो गई हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगले 3-4 साल में और लड़कियाँ हमें कंपटीशन देने के लिए इस अब चीज़ में वो होंगी। खत्म परसेप्शन अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक जो है वो खत्म हो बिल्कुल, चुकी है। हाँ जी, शुक्र So, अल्लाह वो का। आप जैसी बच्चियां आई हैं जो आगे आ रही हैं जिनको बिल्कुल। देख के पेरेंट्स को भी हौसला होता है अपनी बच्चियों को, वो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की है तो वो क्यों करेगी, लेकिन ओवरऑल भी कि अच्छा नाजुक है तो वो कैसे करेगी। हाँ, थोड़ा सा इस चीज़ का होता है, लेकिन शुक्र अल्लाह का ये गेम जब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस से खेली जाए तो मुश्किल नहीं, मतलब इस तरह सेफ्टी के लिहाज से इसमें कोई ख़तरा नहीं है कि आप गिर जाओगे या आपको लग जाएगी। बस ये है कि आपने अपनी प्रिकॉशंस खुद से लेनी है प्रॉपर तरीके वो की। इम्पोर्टेंट है हाँ आपके लिए। जी। और इसके प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट होती है? जैसे किसी इवेंट में आप जा रहे हैं, एशियन गेम्स की बात आपने किया, आपने रियाद का जिक्र किया, उससे पहले कितने दिन की प्रैक्टिस होती है और उस प्रैक्टिस के साथ कोई डाइट भी होती है या वेट मैनेजमेंट भी होता है एंड व्हाट एल्स? बिल्कुल वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। ऑब्वियसली आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आप जब क्लाइंब करो तो आपका पूरा बॉडी वेट आपके अपने हाथों के ऊपर होता है, तो आपका जितना वेट ज़्यादा होगा उतना आपके लिए मुश्किल होगा और वो आपकी स्पीड को स्लो कर देगा। जहाँ तक आपने प्रैक्टिस की बात की, आई थिंक इस गेम में अगर आप हफ्ते का भी ब्रेक ले लो ना तो आपका सारा मोमेंटम टूट जाता है। ये Okay. आपको डेली करनी पड़ती है तो आप रोज प्रैक्टिस। कर रही हैं? आजकल नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब कहीं जाना होता है तो फिर तो करते हैं। अब मतलब जैसे हमने कितने टाइम पहले तैयारी शुरू कर देते हैं? 4 से 5 महीने पहले Okay. स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो एशियन गेम्स के लिए हम जब गए थे तो हमने 3 महीने रेगुलर कैंप किया था, जिसमें हम सुबह फजर के बाद जिम
करते थे, जॉगिंग करते थे और शाम में हम वॉल पे प्रैक्टिस करते थे। पढ़ते कब थे? पढ़ते नहीं थे, बस फिर पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ये तो बाकी सारी बातें अपनी जगह पे। घर वाले ये नहीं कहते पढ़ती नहीं हो या पढ़ाई को कंटिन्यू रखा मैंने साथ-साथ? अपनी पढ़ाई वैसे कंप्लीट कर वो उस वक्त है। ब्रेक लिया क्या ना? किया वैसे आपने? मैंने बैचलर्स किया मार्केटिंग में ओके। एंड आई एम वर्किंग एज एन HR एडमिनिस्ट्रेटर नाउ। तो जब मैंने एशियन गेम्स जाना था तो मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा ये छुट्टी नहीं मिल रही थी इस passion था। वजह से? छुट्टी नहीं मिल रही थी इतनी लंबी, और बहुत मुश्किल हो जाता था कि सुबह ट्रेनिंग करो, फिर ऑफिस जाओ, फिर शाम को दोबारा ट्रेनिंग करो। तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, सुकून करने के लिए नींद भी बहुत ज़्यादा फोकस ज़रूरी बहुत होती इंपॉर्टेंट होता है। आप और ये भी कर रहे हो, ये focus- भी कर रहे हो, तो आप एक जगह पे तो कंप्लीटली फोकस भी नहीं कर पाते बिल्कुल। ना? तो तब मैंने अपने फादर को बोला, मैंने कहा ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा बेटा जो लाइन चूज़ करनी है वो करो, और फिर मैंने रेजिग्नेशन दे दी थी। ये सही है वैसे। अच्छा, ये बात अच्छी होती है। थोड़ा सा ये भी होता है ना कि आपको पेरेंट्स, मैं कहती हूँ बच्चे बड़े ब्लेस्ड होते हैं वो, कि उनके पेरेंट्स की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट होती है कि आप कुछ करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मतलब जी। हमारे मैं ये भी देख रही हूँ हमारे पास इतनी अच्छी ऐसी एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी कि बच्चे साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, अपने बिल्कुल। पैशन को भी फॉलो करें, क्योंकि उनको फाइनेंशियली जो है ना अपने आप को स्टेबल भी रखना है, फैमिली को सपोर्ट भी करना है। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ अगर हम देखें कि जहाँ पर सपोर्ट है, जहाँ पर आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने पैशन को जिंदा रखे हुए हैं ना, वो एक मेन बात होती फिर है। आप और खुद हर जिंदा किसी हैं। की जर्नी डिफरेंट होती है। सबके चैलेंजेस में मुख्तलिफ होते हैं। K2 बेस कैंप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? K2 बेस कैंप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बेसिकली एक ऑल गर्ल्स K2 बेस कैंप तो बहुत लोग जाते हैं, मगर हमारी जो एक्सपेडिशन थी इट वाज एन ऑल गर्ल्स एक्सपेडिशन एंड आई Okay. वाज लीडिंग इट। हम 5 लड़कियां थी, ऑब्वियसली हमारे साथ हमारी टीम थी, लेकिन हमारी मेन 5 लड़कियों की टीम थी। हम लोग गए बेस कैंप तक गए, हम बहुत जल्दी इनफैक्ट पहुंच के, कहते हैं ना एक्लेमेटाइज करके बिल्कुल। स्लोली जाना कितनी देर चाहिए। कितने हम डेज 6 डेज में पहुंच गए थे। यूजुअली 6 डेज ही होते हैं। 8 डेज वैसे करने चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा। आप एक्लेमेटाइज ना करें तो ऑब्वियसली आपके ऑक्सीजन लेवल्स नीचे हाँ। जाते हैं, आप बीमार और हो वापसी जाते तो हैं। जल्दी हो जाती है। हाँ, और वापसी तो जल्दी वो हो तो जाती है। easy हमने होता है। वैसे गोंडगोरो ला से आना था, लेकिन क्योंकि हम बिल्कुल सीजन एंड पे अगस्त में गए थे तो मौसम ख़राब हो रहा था, तो हमें वापस भी इसी अच्छा, रास्ते इकरा से वैसे आना पड़ा। आपने कितना चेंज देखा जाते हुए और उसके बाद वापस आते हुए? मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें, जब हम जा रहे थे उन्हीं रास्तों पे, हाँ जी। तो वो रास्ते मुख्तलिफ, जब हम वापस आ रहे थे उन रास्तों पे, हालांकि कोई इतना खास इतना डिफरेंस नहीं होता, कुछ डेज का ही है। 6 डेज में आप पहुंच रहे हैं, देन आप वापस आ रहे हैं, बिल्कुल। सो वो रास्ते बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ, आपने क्या देखा? एग्जैक्टली हम तो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम बिल्कुल एंड हो रहा था सीजन आप जब उसी हम रास्ते से वापस वापस आ आए रहे थे। हम तो इनफैक्ट जिस रास्ते से गए थे हम उससे वापस आ भी नहीं सके, क्योंकि फ्लडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो ओह। काफ़ी कुछ बह चुका था, ब्रिजेस टूट गए हुए थे। तो हमारे लिए वापसी पे थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, हमें बहुत लंबा पड़ा था, और वापसी पे हम ज़्यादा थक गए थे। आपकी 10 वापसी बज जाते जरा हुए। मुश्किल हुई थी। बिल्कुल वापसी मुश्किल थी। तो वापस आने के बाद फिर अम्मी ने पहला जुमला क्या कहा? बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा, मुझे खुद एयरपोर्ट से लेने के लिए आई और बहुत खुश थी, शुक्र अल्लाह का। ये That was the toughest one जो आपने अभी तक किया है? आई थिंक ट्रैक टफ इतना नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली आप पहली दफ़ा इतनी दूर ऐसे एक्सपेडिशन पे जा रहे हो, वैसे ही K2 का नाम ही सुन के बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है। इट्स वेरी वेरी टफ। मैंने तो खैर नहीं किया, मुझे लगता है मैं कर भी नहीं सकता। ये दोनों जो खातून आप बैठी- बहुत आराम से कर सकते हैं। नहीं, मेरे को सभी में कर सकते हैं, आप भी, कोई भी कर सकता है ऑनेस्टली। यंग एज में आपने कर लिया ना, तो अब देखिए मैं शायद अभी भी कर लूँ। अभी मैं कुछ टाइम से, मुझे जो कुछ लोग अप्रोच कर रहे हैं कि आई चले एम टू यंग फॉर दैट। थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं फिर मैं नहीं, मैं आपको करूंगा। बता रही हूँ कि मैं छुट्टियां ले लूंगी। आप जो संभालिएगा, मैं वहां से आपको इतने प्यारे प्यारे नज़ारे कैप्चर करके, तो आई विल सेंड यू दैट ना। तो अब हम आपसे भी शेयर करूंगी, हमारे नाज़रीन से भी शेयर करूंगी। सैटेलाइट से भेजोगी? नहीं, वापस आके रिकॉर्ड तो आप कर लेंगे, वापस आके हम बहुत सारी चीजें चलाएंगे, तो यू विल सी दैट। कब जाना है? लेट्स सी अच्छा, इसको K2 भेजें सीधा सीधा जी, नॉट जस्ट एक्सपेडिशन, बेस कैंप नहीं, पूरा वहाँ मुझे पूरा नहीं जा रहा, पता नहीं K2 base समिट camp में कराते हैं होना। ज़मीन से हम। What's next, इकरा? सो नेक्स्ट इंशाल्लाह ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का प्लान है, जिसके इंशाल्लाह। लिए फुल कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा फाइनेंशियली भी बंदा थोड़ा पीछे हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें finances बहुत ज़्यादा involved हैं। फंड्स की ज़रूरत होती है, बाहर जाना, ट्रेनिंग कॉस्ट, किट्स, कोचेस, एवरीथिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये महंगा एक तरह से स्पोर्ट्स हम कहते हैं, रॉक क्लाइंबिंग? इतना महंगा नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपने एक दफ़ा किट ले ली तो वो आपकी सालों साल चल जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने कहीं बाहर जाना है, कहीं कोई प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, तो फिर उसके लिए ज़्यादा फाइनेंस ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। एंड बिल्कुल डाइट ठीक एज है। वेल। डाइट तो फॉलो करना, प्रोटीन इंटेक आपका बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। ऑल्दो मैं इतना प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो नहीं करती, और अगर मेरे कोच मुझे देख रहे होंगे तो बाद में मुझे जूते मारेंगे कि तुम डाइट क्यों नहीं फॉलो करती। लेकिन ये है कि मैं प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो नहीं करती, मैं ये जितना खा लेती हूँ उतना बर्न कर लेती हूँ शाम में जाके। अपना अपना मैकेनिज्म होता है। बिल्कुल, हाँ
जी। इकरार, अपना थैंक यू एंड system ऑल द बेस्ट, Thank ऑल द you so बेस्ट जी। much. आपकी ख्वाहिश अल्लाह करे पूरी, और ओलंपिक्स में भी जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करके वापस आएं। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब जो है वो एक बड़ा मज़ेदार सा सेगमेंट है वो हमारा बहुत फेवरेट है। आपको तो इनको शोएब को खाने पीने का इतना शौक है कि ये सेगमेंट तो मेरा ख्याल है डेडिकेट आपके नाम पे लोगों को कर देना नजर आ चाहिए। रहा है कि मुझे इतना शौक नहीं है खाने जी पीने जी, का। वो एक अलग बात है मैं कि बहुत आप कम खाता हूँ। कम रात कम को सोबत भी मैंने बहुत थोड़ी सी खाई है। कम अच्छा, ये मैं एक किस्सा सुनाती हूँ अल्लाह सबको। अकबर। जब हम कहीं पर जाते हैं ना, खाना कहीं पर अगर सर्व किया जाता है, जब खाना सर्व किया जाता है तो अगले 2 से 3 मिनट के अंदर मुझे कहा जाए सबीन हो गया, खा लिया, चलें। मेरा खाना अभी स्टार्ट हुआ होता है कि मैं एक पहले या दूसरे निवाले पे होती हूँ और 7 वाली प्लेट जो है साहब की वो खत्म हो चुकी क्योंकि मैं होती है थोड़ा बिल्कुल। सा क्वांटिटी बहुत अब थोड़ी किसी रखता हूँ शूट प्लेट पे में। जाएं हम, कोई मेहमान नवाजी हमारे कर रहा हो तो उसका फायदा मुझे नहीं होता, वो फायदा इनको होता है। मैं थोड़ा बस सुन खाता लें। हूँ, और मुरवत में ना आप आगे से ये भी नहीं कह पा रहे हो नहीं 10 मिनट रुक जाए, मैं तीसरा निवाला तो खा लूं। मेरा ख्याल है तो ये बदला मैं कभी लूंगी एनी हाउ। हाँ, मौजू पे आए। मौजू पे आते हैं जी। हमारे साथ आज ही फूड ब्लॉगर मौजूद हैं और आज जरा हम फूड ब्लॉगिंग को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। कितना स्कोप है इस फील्ड में, कितना खाना खाते हैं फूड ब्लॉगर्स, जो अक्सर हम सवाल करते हैं कितना खाना होता है, अच्छा कितना ही खा लेते होंगे। और ज़रा उमैर की आज हम पर्सनल जर्नी पे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं राना उमैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक, बेहतरीन। उमैर सोए हुए हैं? नहीं मैं जाग ठीक ठाक। आज अर्ली राइजर हैं वैसे? नहीं, थोड़ा अच्छा, लेट बिल्कुल भी उठता हूँ, नहीं है। हाँ जी। तो यानी कभी आपने नाश्तों पे फूड व्लॉगिंग नहीं की? नहीं, नाश्ते के लिए अगर मैंने उठना हो तो मैं, आप बेशक मुझे 3 बजे सुला लें, मैं सुबह उठ जाऊंगा। Really? हाँ, फूड के लिए मैं ऑलवेज मतलब क्रेजी होता हूँ, और मतलब किसी भी जगह जाना हो फूड के लिए या ट्रैवल के लिए, मुझे बहुत शौक है इनका, ओके। तो इसके लिए मैं ऑलवेज रेडी। नहीं, ब्रेकफास्ट का शौक है ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ कहते हैं जी तीनों मील्स हैं उनमें नाश्ता हमारा फेवरेट है। नहीं, मुझे डिनर पसंद है वैसे मोस्टली। हाँ, बिल्कुल। इजी रहता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, शूट के लिए ज़्यादा मुनासिब वक्त कौन सा होता है, लंच का, ब्रेकफास्ट का, डिनर का? अच्छा, शूट के लिए जो है वो हमें जो लंच है ना उसमें लाइट्स काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग ट्राई कर रहे होते हैं कि सनलाइट में कवर करें, क्योंकि Right. उसमें जो कलर्स आते हैं फूड के वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो हम लोग डे टाइम में ही कोशिश कर रहे चाहे होते हैं इंडोर कि- हो तब भी? कोशिश करते हैं कि Outdoor हम करें। आउटडोर करें Okay. थोड़ा सा। हाँ जी। ज़्यादा फोकस आपके इस्लामाबाद रावलपिंडी होता है, या कि मैंने देखा था बाकू भी गए हुए थे, वो तो खैर आई थिंक आप ट्रैवल के उस पर गए थे, बट अदरवाइज मैं आप देख रहा हूँ आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं। तो ज़्यादा ट्रैवलिंग के जब करते हैं तो ट्रैवल भी लॉग होता है, या कहीं होता फूड स्पेसिफिक ही है, फूड फोकस्ड ही है? अच्छा, मुझे फूड का बहुत शौक है और मैं डिफरेंट कैलेंड सिटीज़ में एक्सप्लोर कर रहा Okay. होता हूँ। अभी रिसेंटली मैं कराची भी गया था और Okay. मतलब बहुत अच्छा वहाँ का खाना था, तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान ही एक्सप्लोर किया हुआ है, लेकिन मेनली पंजाब और केपी के किया है, लेकिन ठीक। अभी रिसेंटली कराची का जो एक्सपीरियंस था ना वो टोटली डिफरेंट था, मतलब बहुत अच्छा फूड सो था। हाउ डू यू रेट पेशावर, इस्लामाबाद एंड कराची? आई थिंक कराची, पेशावर और फिर इस्लामाबाद। इतना नीचे रखा है इस्लामाबाद में रहकर खा खा के यहाँ पे इतने रेस्टोरेंट्स वालों ने तुम्हें खिलाया, फिर मेरा ख्याल तुमने है कहा इस्लामाबाद वाले नीचे। सारे खाने आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, लेकिन जो कराची है ना, मतलब मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, और Okay. मैं इस्लामाबाद में, सबको पता है कि यहाँ पे स्पाइसी फूड नहीं मिलता उस तरह ना, तो कराची में आप जाएंगे तो मतलब वहाँ variety बहुत ज़्यादा है। वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और मतलब फूड में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा वहाँ है तो वहाँ पे। कबाब ही इतनी वैरायटी के, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 से 3 कबाब, या चप्पल कबाब या सीख कबाब। वहाँ पे कबाब मिलेंगे आपको 2 दर्जन के करीब वैरायटी। क्यों, रेशमी कबाब और पता नहीं कौन कौन से कबाब चंदन अब कबाब आ गए। खाया है कभी? मैंने चंदन कबाब कभी नहीं खाया, लेकिन और बहुत सारे कबाब खाए हुए हैं। खामखा चंदन खाया कभी चंदन क्या कबाब? फर्क होता है चंदन कबाब में? चंदन कबाब बड़ा डिफरेंट कबाब होता है। अच्छा। इसमें 2 डिफरेंट मीट मिक्स होते हैं। ओके। कभी खाया आपने चिकन मैंने और नहीं खाया। मटन का कोई कॉम्बिनेशन? नहीं, वैसे मैंने कभी नहीं खाया। यू गो, कराची में मिलता है ये, और कहीं नहीं अच्छा, मिलता। इतने कराची के ना फैंस यहाँ पे आके बैठ गए। अच्छा, हमारे इवन बाकी वहाँ पे सूबे- बन कबाब, सिंपल बन कबाब भी आप खाए Yes. ना, तो वो उसका इसने भी खाया हुआ है। बहुत मजे का होता है, मतलब यहाँ बन कबाब तो याद है ना? बन कबाब, हाँ शुक्र वो बड़ा मजे का था वैसे, वाकई वो मुझे बड़ा पसंद बहुत आया अच्छा है था। वहाँ शायद पे। यार मुझे भूख बहुत, शायद हो सकता है भूख बहुत लगी है तो मैंने खा लिया और मुझे अच्छा लग गया। नहीं नो, बन कबाब वाकई You उनका never अच्छा know. है। सो आपने कहा जी कराची ऊपर, फिर पेशावर एंड देन इस्लामाबाद, उसके अलावा क्वेटा की तरफ यानी बलोचिस्तान की तरफ अभी विजिट नहीं, वहाँ पे नहीं किया। गिलगित? plan है। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, ये सब Okay. मैंने किया हुआ एक्सप्लोर। राइट। सो अभी आपको रिसेंट मैंने एक वीडियो देखी, कुछ हम देख रहे हैं थीम बेस्ड रेस्टोरेंट्स का रुझान बहुत बढ़ गया, उस पर आप वीडियोस भी बना रहे हैं। कितना लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना उसमें आपने लोगों का रुझान देखा?
अच्छा, इस्लामाबाद में जो है ना वो आपको हर कंट्री का फूड मिलेगा, रेस्टोरेंट भी आपको थीम बेस्ड और सारा। तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद एक ऐसा सिटी है जहाँ पे मतलब आपको हर तरह का फूड मिलेगा। आजकल टर्किश रेस्टोरेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, तो लोग बड़ा लाइक कर रहे हैं उसको। इवन मैं भी बाकू गया था तो वहाँ पे मतलब मैंने जो फूड ट्राई किया, तो हम लोगों के लिए इस्लामाबाद, क्योंकि हम लोग होते हैं तो हमें ऑलरेडी सब चीज़ें हमने यहाँ पे ट्राई की हुई हैं अपनी सब फूड। तो वो ये है कि लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। और पहले ये होता था कि लोग चाइनीज़ फूड ज़्यादा लाइक करते थे, लेकिन आजकल टर्किश जो रेस्टोरेंट है उनका बड़ा ट्रेंड है। अच्छा, इसके अलावा लाइक टर्किश चाइनीज़ के अलावा कोई और जो कि आपको लगता हो कि अब एक्सेप्टेंस इस्लामाबाद में या फॉर दैट मैटर इन पाकिस्तान लोगों में आ रही है, व्हाट्स दैट? अच्छा, मिडल ईस्ट जो फूड है वो अरबिक फूड जिसे है, तो वो मतलब मंदी लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और जो अरबिक शॉर्मा है तो वो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। तो मुझे लगता है कि लोग अब डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं। ओके। सही। तो ये अब ज़रा लोग अब वो हम देख रहे हैं कि अब डिफरेंट थीम के रेस्टोरेंट्स यहाँ पर भी, अगर हम देखें और टर्किश खानों की बात की जाए, ये ओवरऑल हम देखें रुझान ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा, खुद आपने कराची का वैसे नाम दिया, कराची के बाद अगर किसी को रेट करें कि आपको खाना वहाँ का बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद में भी आए, यहाँ के लोग भी कोई देखे कि खाने क्या होते हैं बाकी शहरों के, तो वो कौन सा है? अच्छा, गुजरावाला का फूड मैंने ट्राई किया चिड़े? था। चिड़े, और मैंने उनका नाश्ता उनका बड़ा फेमस है। Yes. मतलब पाए निहारी बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं। मतलब मुझे लगता है कि नाश्ता जो है ना, लाहौर को लोग कहते हैं। चिड़े खाए हैं आपने? मैंने चिड़े खाए हैं। क्या टेस्ट होता है चिड़ों का? अच्छा, मैं बड़ा एक्साइटेड था कि क्या होता है, किस तरह, बड़ा सुना था। तो मेरा ख्याल में इस तरह बारबेक्यू होते हैं, या बटेर आपने खाए हो कभी, तो उस टाइप का टेस्ट होता है उसका। कोई खास फ़र्क होता है? नहीं, अगर आपने बटेर खाए हुए हैं तो मुझे लगता है सिमिलर है उसका चिड़ों का ना टेस्ट, बारबेक्यू टाइप मतलब वो लोग सर्व करते हैं। और मतलब देखिए, बटेर में भी ना मीट ढूंढना पड़ता है, तो चिड़े में तो मतलब बहुत ही ढूंढना पड़ता होगा। वो खाने का स्टाइल जो होता है ना, वो जिस तरह बटेर आप खाते हो ना, तो चिड़ा भी आपने मीट नहीं खाना, आपने एज इट इज पूरा खा लेना। हाँ जी, हड्डी के साथ? हड्डी के साथ। हड्डी के साथ मतलब मैं बहुत दोबारा बारीक पूछ होती रही हूँ, होगी, बहुत बारीक होती होगी ना। बारीक हड्डी भी खा लेते हैं? मैंने तो सुना था कार्टिलेज जो होती है वो आपसे खाई जा रही होती है, दूसरी हड्डी भी। ये देखिए, ये होते हैं खाने के शौकीन लोग जो कहते हैं हमें नहीं, वो चिड़ा खाया ऐसे जाते हैं ना। अरे नहीं, मैं यही बात बता रही हूँ कि लोग अक्सर होते हैं ना, हम जैसे सोच रहे होते हैं कि हम खाएं ना खाएं, अच्छा हड्डी के साथ हमने सोचा। जिनको एक्सप्लोर करने का शौक होता है और टेस्ट डेवलप हो जाता है, उनको वो और लजीज लग रहा होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, उमैर खुद कैसे, ज़रा अब आपकी जर्नी पे अगर बात करें, फूड ब्लॉगिंग की तरफ किस तरह से आप आए, कैसे आपने स्टार्ट किया और कैसे इसका स्कोप आप देख रहे हैं? अच्छा, मुझे स्टार्ट से ही बहुत शौक था फूड का, बल्कि जब मैं ब्लॉगर नहीं भी था तब भी मुझे कोई भी न्यू रेस्टोरेंट मतलब ओपन होता था, मुझे होता था कि मैं उसको एक्सप्लोर करूं और सारा। तो लेकिन पता नहीं था कि इतना इसमें स्कोप है। तो जब स्टार्ट किया, बल्कि अभी मैं अपना प्राइवेट अकाउंट भी देख रहा होता हूँ तो उसमें भी मुझे सिर्फ फूड ही नज़र आ रहा होता है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है रेस्टोरेंट मतलब ब्लॉगिंग का, क्योंकि ये होता है कि ब्रांड को चाहिए होता है रिस्पॉन्स और सारा। तो वो ये है कि आजकल जो मतलब फूड ब्लॉगर्स की सही मतलब कह लें कि अच्छी गेम चल रही है ना इनकी, चूंकि ज़्यादा रेस्टोरेंट्स चल शायद फूड ब्लॉगर्स की वजह से रहे हैं, स्पेशली द न्यू रेस्टोरेंट्स, चूंकि ज़्यादा लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि क्या वैरायटी है, क्या खाना है, क्या माहौल है। और जब फूड ब्लॉगर्स जाते हैं वो सिर्फ आपको उस मेन्यू से मुतालिक नहीं बताते, वो उसका एम्बियंस भी बताते हैं, कहाँ पे जाके आपकी वीडियो अच्छी बनेगी, आपको कन्विंस कर देते हैं कि आपने जाने ही जाने वहाँ पे। अक्सर ऐसे मैं देख रही होती हूँ कि हमें नहीं पता होता घर बैठे कौन सा नया रेस्टोरेंट खुला है, स्पेशली कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स जो कि कॉर्नर पे बने हुए हैं, बहुत छोटे लेवल पे बने हुए हैं, हम देख रहे होते हैं, उसका आपको पता नहीं होता। अक्सर मैं खुद जिस तरह आप हैं और बाकियों को जब फॉलो करती हूँ तो मैं देख रही होती हूँ, वहाँ से मुझे पता चला अच्छा ये नई चीज़ है। फिर वहाँ पे जाती हूँ तो अक्सर मेरे घर वाले कहते हैं कि ये तुमने ढूंढ कहाँ से लिया कि वो इतने कॉर्नर पे एक छोटी सी एक शॉप टाइप बनाई, वो प्रॉपर रेस्टोरेंट भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है ये फ़ायदा लोगों को घर बैठे हो जाता है। नहीं, एग्जैक्टली, मैं खुद बेसिकली भावलपुर से हूँ, तो जब मैं इस्लामाबाद आया तो जाहिर है अगर इस्लामाबाद में ऑफिस जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे क्या पता लगेगा कि मतलब कौन कौन से रेस्टोरेंट फेमस हैं। तो ये होता है कि ब्लॉगर्स से ना आप उनकी प्रोफाइल के थ्रू जो है वो काफ़ी आपको गाइडलाइन मिलती है। और बहुत सारे लोग जो हैं, जो मेरे ब्लॉग का जो पर्पस वो यही था कि मतलब लोगों को मैं इकोनॉमिकल रेस्टोरेंट्स की डील्स वगैरह बताऊं और वो बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स बताऊं, क्योंकि मोस्टली लोग, आपको पता है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर रहा होता, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग ढूंढ रहे होते हैं इस तरह की प्लेसेस। तो मैं वो प्लेसेस ढूंढ के जो है ना वो लोगों को बता रहा होता हूँ, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है लोगों को। अब जो आपकी वीडियो होती है ना वो इतनी टेम्पटिंग होती है, और स्पेशली उसमें जिस तरह वो फूड सर्व किया होता है, वो क्या होता है, समय में धुआं सा भी निकल रहा होता है, नाइट्रोजन समथिंग लाइक दैट।
तो वो हम तो जाएं तो हमें तो सिर्फ खाना मिलता है, हमें तो वो नहीं माहौल मिल रहा होता। हाँ, तो वीडियो शूट हो रही होती है ये ना। तो गलत बात होगी ना, जो आपकी वीडियो में आ रहा है वो हमें वैसे मिलना चाहिए। नहीं, चाहे नाइट्रोजन आइसक्रीम खा के आ जाए। हाँ, दैट्स नाइस आइडिया। ये कभी ऐसे होता है किसी ने आपको कहा हो कमेंट में या कि आप तो जो दिखा रहे हैं हम तो गए थे, हमें तो ऐसा नहीं मिला? ऐसा बहुत दफ़ा होता है, लेकिन ये होता है कि हम लोग रेस्टोरेंट पे फिर नेक्स्ट विजिट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर कोई रेस्टोरेंट हम लोगों को स्पेशल सर्व कर रहा है और हमारी ऑडियंस को या एक नॉर्मल पर्सन को उस तरह सर्व नहीं कर रहा, तो हम लोग उनको मैसेज थ्रो करते हैं कि इस तरह कंप्लेन आ रही है तो आप लोग इसको इम्प्रूव करें। अदरवाइज़ क्योंकि वो दोबारा भी अप्रोच कर रहे होते हैं, फिर दोबारा हम लोग नहीं जाते उस जगह पे। तो मोस्टली लोग फिर अब ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि वो ऑडियंस को भी उसी तरह सर्व कर रहे होते हैं, मेरे फॉलोअर्स या जो भी है उनको। आखिरी बार पैसे दे के खाना कब खाया था? अच्छा, मुझे वैसे ही बहुत शौक है। मैं अभी भी जो है, हालांकि इतने इनविटेशन होते हैं मेरे पास, लेकिन स्टिल मुझे बहुत शौक है मतलब डिफरेंट कैफेज जाने का और न्यू न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने का। तो मैं खुद से भी कर रहा खुद होता से हूँ। कर रहे तो नहीं, कोई कभी मसला लेकिन नहीं ऐसा भी होता। तो होता होगा ना, आप फॉर एग्जांपल खुद से आप गए किसी रेस्टोरेंट में, कोई आपका कांटेक्ट नहीं है रेस्टोरेंट से, आप बस खुद गए खाना खाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये उमैर आया हुआ है तो उसने कहा नहीं बिल नहीं लेंगे, बस कोई स्टोरी, कोई पोस्ट, कोई वीडियो कर लें। अच्छा, मैं बड़ा शाय हूँ इस चीज़ में ना, तो मतलब जो मुझे जानते हैं ना तो मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं उधर कम से कम जाऊँ और ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे मतलब लोग मुझे जानते हो। लेकिन जब वो लोग पहचान लेते हैं तो बड़ा मुझे होता है कि मुझे शायद इधर आना ही चाहिए था या उस तरह। तो मुझे होता है कि मैं अब थोड़ा सुकून से खाना खाऊँ, क्योंकि जब आप एज अ फूड ब्लॉगर जा रहे होते हो ना तो आप फूड को एंजॉय थोड़ा कम करते हो। मतलब प्रेशर आप होता है ना आपके ऊपर कंटेंट क्रिएशन का। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फिर फूड ठंडा आप कर लेते हो, फिर आप उसको एंजॉय कम कर रहे होते हो। तो अब कोशिश यही होती है कि मतलब ऐसे रेस्टोरेंट जाऊं जहाँ पे लोग जानते ना और मतलब ब्लॉगिंग ना मतलब चले। वो एक जो माइंड में जो प्रोसेस है ना, वो आप देखें, फूड ठंडा हो जाता है, उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर होता है तो एंजॉय करके खाना चाहते हैं। तो जब कंटेंट क्रिएशन के लिए जाते हैं, इतना सारा खाना लोगों को ये लग रहा होता है क्योंकि वो दिखाया ऐसा जा रहा होता है ना, मैंने ये भी खाया, मैंने ये भी खाया, मैंने खाया, लोगों को लगता है सब खाते होंगे। ऐसा ही है, वेट मेंटेन करना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि एक दिन में हमारे 3-3, 4-4 शूट भी होते हैं मोस्टली। तो वो अगर हम एक दफ़ा में ही सारा टेस्ट कर लें तो उसमें ये होता है कि बाकी रेस्टोरेंट में जाने का भी आपको दिल नहीं कर रहा होता। और मेरा ये होता है कि जब तक मैं ट्राई ना करूँ ना हर चीज़ को, तो मैं उसका रिव्यू नहीं बनाता। तो फिर उसमें आपको पोर्शन कंट्रोल लाजमी करना पड़ता है। तो आप सिर्फ टेस्ट करते हैं और उसके उस पर रिव्यू देते हैं। अभी एक जुमला इन्होंने यूज़ किया कि मैं बड़ा शाय हूँ। हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है हुमा ने एक दफ़ा मुझे कहा कि उमैर तो बहुत शाय है। मैंने कहा नहीं, मेरी मुलाकात हुई है उमैर से, ही इज़ नॉट शाय। आज उमैर ने खुद भी कहा मैं शाय हूँ। तो अब आप डिसाइड करें उमैर शाय हैं या उमैर शाय नहीं है। तो मैंने कहा मैं ज़रूर ये यहाँ पे जिक्र कर दूँ इसका। समटाइम्स होता है कि आप शाय होते हैं, बट ज़रा अपने काम में आप इतने एक्टिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि लोगों को लगता है आप शाय नहीं होंगे। जैसे मैं अपनी बात में भी शाय हूँ। थैंक यू वेरी मच उमैर, थैंक यू। प्रोग्राम का इख्तिताम करते इसको प्रोग्राम जारी नहीं रहा, इख्तिताम हो गया। हम जरा मंडे को मुलाकात करेंगे आपसे। फीडबैक अपना आपने ज़रूर देना है। Yes. और किसको आप देखना चाहते हैं हमारे सेट पे, आपके इर्द गिर्द अगर कोई टैलेंट है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हाँ ये प्लेटफॉर्म उसके लिए है और वो टैलेंट जो है वो यहाँ पर शोकेस होना चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टेक्ट एक बात और, सिर्फ वीकेंड पे क्या करना है? प्लीज प्लीज डू गो टू लोक वर्सा। लोक मेला जाएं, एंजॉय करें। मंडे को हम आपको लोक मेला दिखाएंगे, सैर कराएंगे उसकी। रहिए पीटीवी होम एंड पीटीवी न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज।